क्या नाम है इसका? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिट मतलब इसको बनने ही नहीं देगा, इसको रोक देगा। अब देखो ये सारा प्रोसेस तो होगा, बीपी गिरेगा, किडनी रेनिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 के पास जाकर के एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। अब एंजियोटेंसिन 1 से, यहां से ध्यान देना भाई, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता था जब ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्टिव था, तो एंजियोटेंसिन 2 बनाता था। अब जो ACE है इसी को इनहिबिट कर दिया जाएगा। इनहिबिट करने से मेरा मतलब यह है कि इसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो बताओ भाई, जब ACE काम ही नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन 1 तो बन जाएगा, क्या एंजियोटेंसिन 2 बनेगा? नहीं, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। और जब एंजियोटेंसिन 2 ना बनेगा तो बाकी आगे का जो मैकेनिज्म है, बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो तो होने वाला है नहीं, है ना। यानी अब SNS एक्टिव नहीं होगा, जो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं। जब ये काम नहीं होगा तो बीपी फिर से क्या होगा? इलेवेट ना होगा। जय हिंद, नमस्कार आप सभी का मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में कार्डियक ड्रग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियक ड्रग्स। हेडिंग के साथ शुरुआत करते हैं, कार्डियक ड्रग्स। देखिए, वो सारी दवाइयां, वो सारे मेडिकेशंस जो हार्ट और सर्कुलेशन से रिलेटेड हैं, हार्ट को अफेक्ट करती हैं, हार्ट के इलाज के लिए, चाहे एंजाइना हो, स्ट्रोक हो, हार्ट रेट बढ़ा घटा हो, सर्कुलेशन में ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी घटी हो, मतलब एक लाइन में कह सकते हैं सीधे सीधे, ऑल दोज मेडिकेशंस which affect heart and circulation, all those medication which affect heart and circulation are categorized as cardiac drug। तो एक छोटा सा डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं कार्डियक ड्रग की। डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा कि all those medications which affect heart and circulation, which affect heart and blood circulation, बड़ा बड़ा जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि टेक्स्ट कंप्लीटली विजिबल हो। कार्डियक ड्रग को हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियो, ये डी है भाई, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। देखिए, कुछ निमोनिक्स आपको बता रहे हैं जिससे कार्डियक ड्रग पूरा एक ही में आ जाएगा। आप उसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, फिल कर सकते हैं, याद हो जाएगा। निमोनिक्स है, जैसे मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर बी सी डी क्यू। अब दूसरा निमोनिक्स भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो मेरे दिमाग में फिलहाल आ रहा है उसको मैंने लिखा है ए स्क्वायर बी सी डी क्यू। देखो भाई, ए से इसमें दो ड्रग्स आ जाएंगे, एक ACE आ जाएगा। ACE का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर ड्रग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और दूसरा ARBS का मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। क्या बोलेंगे इसको? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सही जा रहा है? बी से होने वाला है बीटा ब्लॉकर, बी से बीटा ब्लॉकर्स। सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल। ये इंक का कलर अपने आप ऑटोमेटिकली ही चेंज हो रहा है ना। क्या जबरदस्त छेड़खानी कर रहा बोर्ड मेरे साथ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और D3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें 3 मेडिकेशंस आ जाएंगे, 3 ड्रग्स आ जाएंगे, जैसे डाइजॉक्सिन, डाइयूरेटिक्स और डाइलेटर्स। तो ये है कार्डियक ड्रग का पूरा एक तरह से मतलब कैटेगराइजेशन। निमोनिक रहा ए स्क्वायर BCDQ, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। डाइलेटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें मतलब इसका एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन इसमें लिख देते हैं। जब इस पे आएंगे तो डिटेल में बताएंगे। नाइट्रोग्लिसरीन
तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। कार्डियक ड्रग्स और कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स बोलते हैं इसको ऑल दोज ड्रग्स, ऑल दोज मेडिकेशंस which affect heart and blood circulation. The categorization of cardiac drugs, the mnemonics which we are going to use to learn all the drugs A square B C D Q. A square में दो ड्रग आएगा, एक ACE इनहिबिटर आएगा जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं, और दूसरा ARBS यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, B से बीटा ब्लॉकर, और अगर बात करें DQ की तो डाइजॉक्सिन डायूरेटिक्स, और इसके बाद आपको मिलेगा देखने को डायलेटर्स नाइट्रोग्लिसरीन। एक एक की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ACE इनहिबिटर्स की, देखते हैं इस क्लास में हम कितना पढ़ पाते हैं, मतलब जितना देर तक हम पढ़ा पा रहे हैं। टेक्निकल कुछ इशू कभी कभी आ जाता है, जैसे कभी लाइट ही कट जाता है तो बोर्ड बंद हो जाएगा तो फिर नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। देखते हैं, अगला पेज लेकर के आगे बढ़ते हैं। ACE इनहिबिटर और ARBS को समझते हैं, फिर धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर ACE इनहिबिटर्स की बात करें, ACE इनहिबिटर्स देखिए तो इसकी पहचान है दोस्त प्रिल। क्या है? प्रिल। जिस भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल आता हो डेफिनेटली निसंदेह वो ACE इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। एग्जाम्पल में जैसे लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, है ना। लिसिनोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, उसके बाद एनाप्रिल हो गया, है ना, और भी बहुत सारे प्रिल वाली दवाइयां हैं। तो ये क्या है? ACE इनहिबिटर्स है ना। वही अगर आप हमसे पूछिएगा, वन बाय वन करके बात कर रहे हैं। देखिए अभी जो यहाँ पे सारा मेडिकेशन लिखा गया है, सारी दवाइयों के नाम लिखे गए हैं, ड्रग्स के नाम, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं, ACE इनहिबिटर को, और इसके बाद ARBS को, ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद हम बीटा ब्लॉकर पे आएंगे, है ना। अगर पूरा का वीडियो बनाया जाए सबका मैकेनिज्म और किस तरह से वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अगर 2-3 घंटा हम बना पाते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो जितना इस वीडियो में होगा इस वीडियो में। और अभी हम श्योर नहीं कि हम कितना इसमें बना पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास जो सुविधा है इसमें हम काम कर रहे हैं, है ना। सुविधा का मतलब लाइट है तो चीजें चल रही हैं। देखते हैं आगे, पहले A स्क्वायर वाले को समझेंगे। A स्क्वायर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये निमोनिक है। A स्क्वायर कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी ना है, ये तो मैं अपने हिसाब से बना दिया हूं या फिर कहीं का पढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से बता रहा हूं। ACE इनहिबिटर और फिर ARBS को क्लियर करते हैं इस क्लास में। एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि ACE इनहिबिटर और ARBS जो है ये बीपी को कम करने की दवाई है। बीपी इससे कम होता है लेकिन हार्ट रेट पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, है ना। ये हार्ट रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है ना। वही बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स जो मेडिसिन होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भाई जो मेडिसिन होते हैं ये बीपी कम करते हैं और हार्ट रेट भी क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की भी एकदम कहानी वही है ना। डिक्रीज बीपी, रिड्यूस बीपी, रिड्यूस हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया, है ना। इंक्रीज्ड हार्ट रेट को टेकिकार्डिया बोलते हैं, आपको पता है, और डिक्रीज्ड हार्ट रेट को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। डाइजॉक्सिन डायूरेटिक की बात हम आगे करेंगे, मतलब ये आपको ये लो बीपी हार्ट रेट कम बीटा ब्लॉकर करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वही कहानी है, इसके साथ भी लो बीपी हार्ट रेट कम करता है। लेकिन जो ACE इनहिबिटर या ARBS हैं ये दोनों के दोनों का हार्ट रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या केवल बीपी को कम करता है। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम या एक्सपीरियंसिंग ब्रेडिकार्डिया विथ लो बीपी व्हिच मेडिकेशंस आर सुटेबल फॉर दैट पेशेंट, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर। तो देखिए बीपी को तो कम बीटा ब्लॉकर भी करता है, बीपी को तो कम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी करता है, लेकिन हार्ट रेट पे भी इसका प्रभाव है ना। मान लीजिए किसी पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 52-55 कुछ इस तरह से है, 52-55 पर मिनट है, और बीपी इसका 140/100 है या ऐसा कुछ भी, तो इसमें बीपी को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर ना देने वाले हैं। बीपी को कम करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर हम देते हैं या बीटा ब्लॉकर चलाते हैं तो हार्ट रेट भी तो कम हो जाएगा। एक तो हार्ट रेट पहले से ही कम है और कम हो जाएगा तो फिर शॉक लग जाएगा, पेशेंट की कहानी खत्म, है ना। इसलिए अगर लो बीपी विथ ब्रेडिकार्डिया है तो ऐसे मेडिकेशन जो और ब्रेडिकार्डिया ना करे और हार्ट रेट को कम ना करे हम ACE इनहिबिटर दिया जाता है, मतलब हम देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझ लिए, है ना,
कि ACE इनहिबिटर जिसमें प्रिल लगा हो, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल। बात करते हैं ARVS की, कि ARVS में जो मेडिसिन आते हैं उनकी पहचान क्या है। ARVS ध्यान से देखिए, सार्टन जिसमें लगा है, क्या लगा है, सार्टन, है ना, सार्टन जिसमें लगा है वो डेफिनेटली कौन सा मेडिसिन है, वो ARVS है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा लो सार्टन, लो सार्टन, इसमें सार्टन लगा है ना लास्ट में। दूसरा आप लो सार्टन के बाद वाल सार्टन कह लीजिए, वाल सार्टन, है ना। और इस तरह से जो सार्टन लगा है लास्ट में, सार्टन वाला, ओ भाई इसमें जिसमें सार्टन लगा है ना, ये सार्टन वाला होता है ARVS। अब थोड़ा सा इन दोनों दवाइयों का मैकेनिज्म हम समझते हैं। इससे पहले हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक बार देखते हैं, राश को, और फिर ये समझते हैं कि कैसे होता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सार्टन वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे टेलमी सार्टन हो गया, लिख ही देते हैं टेलमी सार्टन। आपको बस याद रखना है कि लास्ट में जिसमें सार्टन आए, सार्टन आने का मतलब सिंपल सिंपल सी बात है कि ये ARVS है। और ओल्मी सार्टन, ओल्मी सार्टन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं राश को, मतलब नॉर्मल ब्लड रेगुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। अगर कोई नॉर्मल सा आदमी है जो कोई BP की दवाई नहीं खा रहा है, अगर BP नॉर्मल है तो क्यों खाएगा भाई, तो क्या मैकेनिज्म होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर एबनॉर्मल कंडीशन में ये दवाइयां कैसे काम करती है। देखो, अच्छा मान लो कि हमारा BP कम हो गया, BP कम होने के पीछे हो सकता है हमको ट्रामा हुआ हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या हो सकता है पानी की कमी हो गई हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, कारण चाहे जो भी हो, है ना, वट एवर द रीजन आर, और BP कम हो गया, है ना। तो BP जब कम हो गया, मान लो भाई कि BP क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब BP कम होगा तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है, जो ब्लड का सप्लाई है वो कम हो जाएगा, है ना। BP कम होने का मतलब कम प्रेशर के साथ जा रहा है, तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में क्या होगा, ब्लड का सप्लाई कम। तो सारे ऑर्गन्स के साथ साथ किडनी में भी सप्लाई कम होगा। तो किडनी से हम बात चालू करते हैं कि अगर BP कम हो गया तो किडनी में भी क्या होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगा। और जब ऐसा किडनी के साथ होता है तो किडनी एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। अब ये जो रेनिन है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, यानी बाई ब्लड सर्कुलेशन, दिस रेनिन अराइव्स इन लिवर, ये लिवर के पास आता है। और लिवर जो कि पहले से ही एक एंजाइम बनाया रहता है, हमेशा ही बनाता है, क्या बनाता है भाई, एंजियोटेंसिन बनाता है। क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि ट्रामा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, चाहे इस तरह के जो भी कारण हो गए, है ना, जिससे BP हो गया कम। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर BP कम हो जाए तो नॉर्मल आदमी में, जो किसी तरह का BP का दवाई नहीं ले रहा है, तो कैसे BP कंट्रोल रेगुलेट होता है। और बाद में हम एबनॉर्मल कंडीशन की भी बात करेंगे जब दवाइयां दी जाती हैं। BP कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड पहुंचेगा किडनी के पास। ऐसे में किडनी क्या करेगा, किडनी महाशय एक एंजाइम बनाते हैं, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन। ये रेनिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचता है कहां, लीवर के पास पहुंचता है। और लीवर पहले से ही एक एंजाइम बनाया रहता है, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन पहले से ही ये अपने पास बना करके रखे रहता है। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ मिल करके, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ, ये रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ मिल करके एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, देखिए एंजियोटेंसिन 1 भी कोई एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचता है लंग्स के पास। अब लंग्स के जो वेस्कुलर एंडोथेलियम है, यानी जो एयरवेज है, एंडोथेलियम सेल के बने होते हैं। और एंडोथेलियम सेल क्या करता है, एंडोथेलियम सेल एक और एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनाया रहता है। कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पहले ये समझते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 कहां पहुंचा, एंजियोटेंसिन 1 पहुंचा लंग्स के पास। कहां पे, लंग्स के पास, लंग्स। अब लंग्स के, अरे भाई लंग्स को लंग्स कहा गया, लंग्स के जो वेस्कुलर एंडोथेलियम सेल हैं वो ACE बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
ACE, वैसे ये जो ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कम मात्रा में लीवर में भी बनता है, ठीक है ना, लीवर में भी बनता है, किडनी में भी कम मात्रा में बनता है ACE। अब ये जो ACE है ये लंग्स के द्वारा बना हुआ जो एंजाइम है, अभी चूंकि आपको जो बताया ना कि ACE किडनी में भी बनता है, लीवर में भी थोड़ा बहुत है ना बनता होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में लंग्स में बनता है। और ये ACE क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है दोस्त, एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट होने के बाद एंजियोटेंसिन 1 जो है वो नया अवतार ले लेते हैं एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ध्यान से सुनिएगा, जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो दो काम होता है बॉडी में। एक हमारा जो एसएनएस है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये भाई सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और एसएनएस के एक्टिवेट होने के चलते आपको पता है जो ब्लड के वेसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्लड के वेसल जो है वो क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब एसएनएस जब एक्टिव होगा तो दो काम यहां पे होगा। एक्टिव होने के बाद एक काम ये होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया तो ये महाशय है ना ब्लड के वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। और हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये दो काम हो गया तो जो बीपी लो हुआ था वो फिर से अपने जगह पे आ जाएगा। अरे भाई एक पाइप है, पाइप अगर सिकुड़ेगा और उसमें जो बहता हुआ पानी है तो प्रेशर के साथ जाएगा ना, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये होगा और हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। और जो मोटर है जो पंप कर करके ब्लड को भेजता है, अगर मोटर तेजी से चलने लगा यानी हार्ट रेट बढ़ गया तो फिर सिंपल सी बात है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, एलिवेटेड। तो क्या होगा, ये लो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या बनाता है, एल्डोस्टेरॉन, है ना, क्या बनाता है भाई, एल्डोस्टेरॉन। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आई। तो चलिए अब बातचीत आगे करते हैं। एल्डोस्टेरॉन जब बढ़ेगा तो क्या क्या होता है, देखिए जब एल्डोस्टेरॉन बढ़ता है ना तो जो सोडियम है वो रिटेन होने लगता है, यानी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन होता है। और जब सिंपल सी बात है, जब सोडियम रिटेन होगा तो वाटर रिटेन होगा, है ना। इस बात को लिखते हैं, समझाते हैं। एल्डोस्टेरॉन के बढ़ने से यानी एल्डोस्टेरॉन के बढ़ जाने से एक काम होगा, सोडियम क्या होने लगेगा, सोडियम रिटेन होने लगेगा। और जब सोडियम रिटेन होगा, है ना, तो सिंपल सी बात है कि वाटर भी रिटेन होगा, बॉडी में फ्लूइड अब बढ़ेगा। क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, बॉडी से बाहर फ्लूइड का जाना कम हो जाता है और बीपी क्या हो जाता है, फिर से गिरा हुआ बीपी, लो बीपी नॉर्मल हो जाता है ना। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम के रिटेंशन के होने के साथ साथ वाटर का रिटेंशन होगा, वाटर रिटेन होगा। और जब मेरे भाई वाटर रिटेन होगा तो बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा, बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। तो ये रहा पूरा एसएनएस, है ना, एसएनएस एल्डोस्टेरॉन। अब मान लीजिए अगर हम किसी को एसीई इनहिबिटर, थोड़ा अब दवाई की बात करते हैं इसकी। अच्छा मान लीजिए कि ये तो नॉर्मल सा सिचुएशन है, अगर बीपी कम होने के बाद नहीं बढ़ रहा है तो ड्रग कैसे चलाते हैं, थोड़ा ये वाला आप एक बार देखिए पहले, ठीक है ना, कौन सा, एसीई इनहिबिटर और एआरबीएस को ध्यान से यहाँ पे लिख देते हैं और फिर हम समझेंगे ये कैसे काम करते हैं। एसीई इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स बात करते हैं इसकी। देखो ये क्या नाम है इसका, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिट मतलब इसको बनने ही नहीं देगा, इसको रोक देगा। अब देखो ये सारा प्रोसेस तो होगा, बीपी गिरेगा, किडनी रेनिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 के पास जाकर के एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। अब एंजियोटेंसिन 1 से, यहां से ध्यान देना भाई, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता था जब ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्टिव था तो एंजियोटेंसिन 2 बनाता था। अब जो ACE है इसी को इनहिबिट कर दिया जाएगा। इनहिबिट करने से मेरा मतलब यह है कि इसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो बताओ भाई जब ACE काम ही नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन 1 तो बन जाएगा, क्या एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, नहीं, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। और जब एंजियोटेंसिन 2 ना बनेगा तो बाकी आगे का जो मैकेनिज्म है, बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो तो होने वाला है नहीं, है ना। यानी अब एसएनएस एक्टिव नहीं होगा, जो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं। जब ये काम नहीं होगा तो बीपी फिर से क्या होगा, इलेवेट ना होगा।
और दूसरा अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, एंजियोटेंसिन 2 ही एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ाता है, और जब एसीई ही को ही अरे भाई एसीई को ही इनहिबिट कर दिया गया, लगातार बोलने से ना टंग स्लिप होने लगता है, इनहिबिट कर दिया गया, तो बताओ क्या एल्डोस्टेरॉन बनेगा? जब एल्डोस्टेरॉन ही नहीं बनेगा तो सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम रिटेन होगा, जब सोडियम रिटेन ही नहीं होगा तो वाटर रिटेन होगा, और जब इन दोनों का रिटेंशन नहीं होगा तो बॉडी से फ्लूइड लगातार क्या होगा? यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहेगा। तो ये रही बात। और दूसरा, अगर हम एआरबीएस देते हैं, क्या देते हैं? एआरबीएस, ध्यान से सुनिएगा, एआरबीएस यानी एआरबीएस से मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, मान लो एंजियोटेंसिन 2 बन गया, तो एंजियोटेंसिन 2 के कुछ रिसेप्टर होंगे ना जिससे ये काम करेगा। रिसेप्टर आपको पता है ना, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो सेल के ऊपर भी हो सकता है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन पे और सेल के अंदर भी हो सकता है। तो अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, यहां तक बातें सही है, और एंजियोटेंसिन 2 ही बन गया, चलो, लेकिन इसके जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, तो बताओ क्या ये एंजियोटेंसिन 2 ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसके रिसेप्टर ही ब्लॉक है ना। तो ये सारी कहानी, सारा इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाएगा। तो ये इन दोनों दवाइयों का ड्रग का मतलब एक तरह से मैकेनिज्म हो गया। अब इनके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। अगर इस तरह की दवाइयां दी जा रही हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक भी की पॉइंट आपको फालतू का नहीं बताएंगे, एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है, उन्हीं की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, साइड इफेक्ट की। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि साइड इफेक्ट एसीई इनहिबिटर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, एसीई इनहिबिटर्स हो गए या एआरबीएस हो गए, इन दोनों का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है पहला, पोटेशियम का रिटेंशन। सोडियम के रिटेंशन के साथ साथ पोटेशियम का भी रिटेंशन होने लगता है। पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, और आपको पता है पोटेशियम इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। पोटेशियम का बॉडी में बढ़ना भी और पोटेशियम का बॉडी में घटना भी, दोनों के दोनों खतरनाक सिचुएशन कहे जाते हैं, है ना। तो क्या होगा? पोटेशियम का रिटेन होगा, रिटेंशन होगा, पोटेशियम रिटेन होगा, है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ा है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप कैसे देख सकते हैं? तो ईसीजी कराने पे, ईसीजी जब हम कराते हैं तो पी है ना, एकदम पिक लेवल पे रहता है। पी वेव जो है ना, बता रहे रुकिए रुकिए, पी वेव पिक लेवल पे रहता है, और एसटी क्या रहता है? एसटी, इसमें एसटी इलेवेटेड रहता है, इलेवेटेड। जब आप ईसीजी कराएंगे और पोटेशियम का लेवल बढ़ा रहेगा तो ये दोनों चीजें आएंगी। ईसीजी आप जानते हैं ना, ईसीजी, है ना, पी क्यू आर एस टी। ईसीजी आपको बता नहीं रहा है, बस शॉर्टकट में ये पी पिक लेवल पे रहेगा और आर एस इलेवेटेड रहता है। ये पोटेशियम बढ़ेगा तब होगा, ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जब ये दवाई आप चला रहे हैं, है ना, ये एसी इनहिबिटर और एआरबीएस, तो सॉल्ट तो खाना वैसे भी मना होता है, आपको पता ही है। हाइपरटेंशन के केस में सॉल्ट नहीं खाते लोग, सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि सॉल्ट के सब्सटीट्यूट का मतलब यह है कि जो नमक जैसा टेस्ट तो दे, लेकिन उसमें क्या हो? सोडियम ना हो। तो देखिए, सॉल्ट का सब्सटीट्यूट भी इस तरह के मेडिकेशन के दौरान मना किया जाता है, क्योंकि सब्सटीट्यूट जो भी होता है उसमें पोटेशियम मिल जाएगा, फिर वही बात है। तो पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट के सब्सटीट्यूट को भी नहीं दिया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। सॉल्ट तो वैसे भी नहीं खाते हैं, सॉल्ट का सब्सटीट्यूट भी नहीं दिया जाता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। कॉम्प्लिकेशन थोड़ा हम जान लेते हैं कि अगर ऐसा साइड इफेक्ट हो, पोटेशियम बढ़ जाए, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है इसका, कॉम्प्लिकेशन जो है वो है एंजियोएडेमा, है ना, ध्यान रखिएगा, एंजियोएडेमा। खास करके ये सब रीजन में, नाक गर्दन वर्दन वाला जो इलाका है, यहाँ पर एडेमा ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि एक मतलब कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग ना भी हो तो सीरियस कंडीशन है। और कफ मिलेगा देखने को, कफ क्या मिलेगा? कफ। अब आप हमसे पूछिए कि कफ, कफ का क्या मामला है, कफ क्यों देखने को मिलेगा? देखो, ये वाली कहानी देखो, है ना, ये एसीई है, कहाँ पे है? लंग्स में ना, लंग्स में ना। तो लंग्स के एयरवे क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो सकते हैं, और वहां पे कफ बन जाएगा। जब एसीई को रोका जाएगा ना, है ना, इसको इनहिबिट किया जाएगा, तो कफ का सिचुएशन बन सकता है। तो इन दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन जो है, एक तो एंजियोएडेमा खास करके गर्दन वाले इलाके में, और दूसरा आप ये समझ जाइए कि कफ बन सकता है। तो ये रहा इसका कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्प्लिकेशंस रहे, साइड इफेक्ट्स रहे। कंट्राडिक्शन किसमें है? कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस दवाई को नहीं दी जाती है, यानी कंट्राडिक्टरी इन प्रेगनेंसी, है ना। एक लाइन में लिख देते हैं आपको, दिस मेडिकेशंस आर कंट्राडिक्टरी, अब इससे छोटा नहीं होगा, कंट्राडिक्टरी इन प्रेगनेंसी, है ना। कंट्राडिक्शन है प्रेगनेंसी में। कंट्राडिक्शन की बात करते हैं तो दीज मेडिसिन आर कंट्राडिक्टरी इन प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बच बचा के, प्रेगनेंसी। लास्ट में हम नर्सिंग इंटरवेंशन देखते हैं कि नर्स क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहिए नर्स को, है ना। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, और नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की आगे बढ़ाएं। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशंस। देखिए भाई, नर्स को सबसे पहले एसेस करना चाहिए बीपी, है ना। सबसे पहला की पॉइंट, ऑलवेज चेक बीपी, ऑलवेज चेक बीपी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, देने से पहले बीपी चेक करिए, पहली बात तो ये। और एडमिनिस्ट्रेशंस, और अगर बीपी लो हो, इफ पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, है ना, तो होल्ड दिस मेडिकेशन, है ना भाई। दूसरी नंबर बात यह है कि होल्ड दिस मेडिकेशन, होल्ड दिस मेडिकेशंस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना। होल्ड दिस मेडिकेशंस if the patient is hypotensive, पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो मेडिकेशन को बंद कर दीजिए। तीसरा एक बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट इस दवाई पे है ना, तो दवाई को एकाएक बंद नहीं करना है, यानी नेवर स्टॉप दिस ड्रग एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब अचानक से इसको बंद नहीं करना है ना। नेवर, नेवर लाल से इसीलिए लिख दे रहे हैं, एकदम हाईलाइटेड है। स्टॉप एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब अचानक से आपको बंद नहीं कर देना है। अगर अचानक बंद करिएगा ना तो हाइपरटेंशन, फिर से रिबॉन्ड एचटीएन, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं रिबॉन्ड एचटीएन, है ना, यानी बीपी फिर से अचानक इंक्रीज कर जाएगा, है ना, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये आज के क्लास में क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले कार्डियक ड्रग का एक तरह से निमोनिक के साथ साथ सबका नाम, एसीई इनहिबिटर और एआरबीएस का, है ना, कुछ ड्रग के एग्जाम्पल हमने देखे और इसका पूरा मैकेनिज्म देखा हमने, ठीक है। इसके बाद ये आपको देख लिए, सब बता दिए हैं इस वीडियो में, पूरा बता ही दिए हैं, बार बार रिपीट करने से आई थिंक कोई फायदा नहीं लगता है, वक्त जाया करने के अलावा। ये साइड इफेक्ट बता दिया, पहले ये नॉर्मल ब्लड रेगुलेशन का मैकेनिज्म समझना चाहिए था जो हमने समझा। उसके बाद किस तरह से ये दवाइयां काम करती हैं और बाकी सारी चीजें हमने इसमें देखा, है ना। अब इसके बाद ओ अगला पेज सेलेक्ट हो गया ज्यादा। इसके बाद क्या बदतमीजी कर रहा है बोर्ड यार, है ना। इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे लास्ट में हमने देखा, अभी तुरंत देखा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी अगले क्लास में अगला जो वीडियो हम बनाते हैं तो बीटा ब्लॉकर पे बनाएंगे, बीटा ब्लॉकर पे इसमें, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे, है ना। जितना मतलब हो सकेगा उतना किया जाएगा अगले वीडियो में, और इस तरह से वीडियो का सीरीज सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग के चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखो भाई, सपोर्ट टॉनिक का काम करता है। मोटिवेशन हमारे लिए क्या मोटिवेशन है? हम रात में अकेले जग करके, रात में जगना बड़ी बात नहीं है, अकेले बड़बड़ाना बड़ी बात है ना। कमरे में अकेले तन्हाइयों के सिवा कुछ भी नहीं, है ना। बड़बड़ाते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करना है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपलोड करना है। मतलब देखो, ये एक तरह का काम तो बाऊ है ना। अगर आप लाइक सपोर्ट करते रहिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा, और उसके साथ साथ काम की चीज तो हम दे ही रहे ना। कुछ भी जो टॉपिक पढ़ाते छोड़ते कुछ भी नहीं है ना। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, कॉपी किताब, बहुत सारे कॉपी बुक्स नोट्स पढ़ने के बाद ये चीजें लाते हैं हम। तो इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और बीटा ब्लॉकर को देखा जाएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद करते हैं वीडियो को देखने के लिए। चलिए, महादेव।